हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब व्यापक अर्थशास्त्र। समष्टि यानी व्यापक होता है, बड़ा विशाल होता है। मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया मतलब आय रोजगार का अध्ययन सामूहिक स्तर पर बड़े स्तर पर किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे देश का राष्ट्रीय आय, देश का कुल उत्पादन, देश का कुल रोजगार, ये सब पढ़िए। पहला पॉइंट है, पहले तो लिखना पड़ेगा हेडिंग में, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक या विशाल होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सामूहिक रूप में किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन आदि। तीसरा पॉइंट, इसमें किसी वस्तु के सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरह वस्तु का व्यक्तिगत कीमत स्तर का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि कोई वस्तु का पूरे देश स्तर पर सामान्य कीमत स्तर क्या है, ठीक है, पूरा देश में कोई वस्तु का कीमत क्या है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। आगे चौथा पॉइंट, इसे संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का मेन पार्ट संपूर्ण अर्थव्यवस्था होता है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सरकार चलाती है और सरकार का उद्देश्य होता है विभिन्न योजनाओं से देश के लोगों को आय रोजगार से जोड़ना, इसीलिए इसे संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य उपकरण सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति होते हैं, यानी देश का टोटल कुल मांग कितना है, कुल पूर्ति कितना है, उसी तरह से देश में आय रोजगार तय होगा, जिसको हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है 2 नंबर, 1929 की आर्थिक महामंदी का वर्णन करें। देखिए 1929 में ना पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आया था। महामंदी मतलब जब देश में ना लोग के पास आय रोजगार घट जाता है तो वह वस्तु का मांग कम करता है, जिससे उत्पादन क्षेत्र में उत्पादन घट जाता है, रोजगार में कमी आती है, इसको महामंदी कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक महामंदी यानी आय रोजगार ठप हो जाना, आय रोजगार व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ना, सब चरमरा जाना यानी सब घट जाना। ठीक है, देखिए कीन्स से पहले अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, किंतु 1929 की विश्वव्यापी महामंदी की घटना ने परंपरावादी मान्यता को चूर चूर कर दिया। देखिए कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स, JM कीन्स ने अपना पुस्तक 1936 में लेके आया था। इससे पहले मंदी आया 1929 से 1933 तक चला, और उससे पहले जो परंपरावादी अर्थशास्त्री था, पहले का प्राचीन अर्थशास्त्री था, उन लोगों का कहना था, मानना था कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, कभी भी अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जब 1929 में मंदी आया तो पहले का परंपरावादी विचारधारा, परंपरावादी कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट गलत साबित हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद 1936 में JM कीन्स ने अपना पुस्तक लेके आया था, द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस पुस्तक में कीन्स ने लिखा कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, अर्थव्यवस्था में कभी तेजी कभी मंदी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी पहले का जो बात है ना वो गलत साबित हो गया और कीन्स ने उस बात को सुधारा। आगे बढ़िए। इस मंदी के कारण यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका जैसे देशों में मांग घट गई, यानी खरीदारी घट गया, हजारों कारखाने बंद हो गए और श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी का स्तर 3% से बढ़कर 25% हो गई। इस अवधि में कुल उत्पादन में 33% की गिरावट आई। इस प्रकार 1929 से 1933 तक का समय महामंदी काल कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक महामंदी काल का अवधि क्या है, तो 1929 से 1933 तक। ठीक है, अधिक मंदी का प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो यूरोप और अमेरिकन जैसे देशों में, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है,
जहाँ पर पूरा देश व्यापार पे टिका हुआ है, बिजनेस पे टिका हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मंदी का मतलब होता है, मंदी का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वस्तु का मांग घट जाना, खरीदारी घट जाना, जिसके चलते वस्तु का उत्पादन घट जाना और आय रोजगार में कमी होना, आय रोजगार घट जाना, यही मंदी का अर्थ होता है। आगे पढ़िए। अगला सवाल 3 नंबर है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। क्या बोला? स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर बताइए। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, देखिए, स्टॉक मतलब होता है रुका हुआ चीज, स्थिर चीज, और प्रवाह यानी फ्लो मतलब होता है कि गतिशील चीज, गति करता हुआ, चलता हुआ चीज। ठीक है, जैसे नदी का पानी लगातार चलते रहता है, ये प्रवाह है, फ्लो है, फ्लो होते रहता है, गति करता है। लेकिन टंकी का पानी, टंकी में पानी भर दिए, हम छुएंगे नहीं, हम नल नहीं चलाएंगे तो स्थिर रहेगा, चाहे सुबह 8 बजे देखिए, चाहे शाम में 4 बजे देखें, वही रहेगा। लेकिन नदी का पानी सुबह 8 बजे गए, उसका लेवल कुछ और था, शाम 4 बजे गए, उसका लेवल कुछ और था। ठीक है, तो स्टॉक मतलब गति करता हुआ नहीं, स्थिर चीज। ठीक है, रुका हुआ चीज। अब प्रवाह में, प्रवाह यानी फ्लो मतलब गति करता हुआ, चलता हुआ चीज। ठीक है, पढ़िए। पहला अंतर है, स्टॉक का संबंध एक विशेष समय बिंदु या किसी निश्चित समय से होता है। देखिए, जो चीज रुका हुआ है ना, उसको आप कभी भी देखिए वही रहेगा। गोदाम में रखा हुआ गेहूं, चाहे 500 रुपया का नोट या टंकी का पानी, वही रहेगा, जब भी देखिए वही रहेगा। तो स्टॉक का संबंध एक विशेष समय बिंदु या किसी निश्चित समय से होता है। लेकिन प्रवाह वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है, समय अंतराल में, क्योंकि ये गति करता हुआ चीज है, ये रुका हुआ चीज नहीं है, इसीलिए इसको मापते हैं समय अवधि में, समय अंतराल में। आगे पढ़िए। स्टॉक का समय काल नहीं होता है, यानी समय अंतराल नहीं होता है, फिक्स टाइम होगा, एक निश्चित समय होगा। प्रवाह का समय काल होगा, समय अवधि होगा, समय अंतराल होगा। आगे, स्टॉक एक स्थैतिक यानी स्थिर अवधारणा है, रुका हुआ चीज है, स्थैतिक स्थिर कॉन्सेप्ट है। प्रवाह एक गत्यात्मक यानी गतिशील अवधारणा है। आगे देखिए, उदाहरण, स्टॉक का उदाहरण होगा धान। आपके पास जो धान है, मेरे पास जो धान है, वो स्टॉक है, फिक्स है। संपत्ति, मुद्रा, पूंजी, टंकी में रखा पानी, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, 500 रुपया का नोट, 2 स्थानों के बीच की दूरी, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ये स्थिर रहता है। लेकिन प्रवाह का एग्जाम्पल होगा, फ्लो का एग्जाम्पल हो जाएगा आय। देखिए, कभी इनकम हुआ 400 रुपया आज, कल हुआ 300 रुपया, परसों हुआ था 200 रुपया। तो आय, इनकम जो है घटते बढ़ते रहता है। आय घटेगा बढ़ेगा तो उपभोग भी घटेगा बढ़ेगा, बचत भी घटेगा बढ़ेगा, निवेश भी घटेगा बढ़ेगा, लाभ तो घटता बढ़ता है, नदी का पानी भी चेंज होता है, घटता बढ़ता है, गेहूं की खरीद बिक्री कम बेसी होगा, चलती गाड़ी की गति, गाड़ी का जो स्पीड है, कभी 40 में, कभी 60 में, कभी 80 में। तो जो चीज़ गति करता हुआ है, चलता हुआ चीज़ है, वो प्रवाह होगा, और जो रुका हुआ स्थिर चीज़ है वो स्टॉक होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। सवाल नंबर 4 देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्र के द्वारा वास्तविक प्रवाह एवं मौद्रिक प्रवाह में अंतर बताइए। देखिए, वास्तविक प्रवाह मतलब होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह, इसमें मुद्रा का प्रवाह नहीं होता है। 2 को क्षेत्र होता है, एक परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र। परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को साधन सेवाएं देती है, यानी फर्म क्षेत्र उत्पादन करता है ना, तो उत्पादन करने के लिए उसको जमीन, उसको पूंजी, कच्चा माल, लेबर कौन देगा? हम लोग देंगे, यानी परिवार क्षेत्र साधन देगा। और फर्म क्षेत्र क्या करेगा? उस साधन लेकर के, साधन सेवा क्या बोलते हैं, जमीन, कच्चा माल, पूंजी, ठीक है, लेबर लेकर के वस्तु उत्पादन करेगा, और वस्तु उत्पादन करके वस्तुएं सेवाएं हमको दे देगा। तो बोलिए, यहाँ पर पैसा का लेन देन हुआ। परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को साधन दिया, उत्पादन करने के लिए साधन दिया, और फर्म क्षेत्र उससे, उसका प्रयोग से अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं बना करके परिवार क्षेत्र की ओर भेज दिया। तो यहाँ पर पैसा का लेन देन नहीं हुआ, इसको बोलेंगे वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह में परिवार क्षेत्र की ओर से फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं प्रवाहित होती है, और बदले में फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुएं एवं सेवाएं प्रवाहित होती है। नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है, देख लीजिए। इसमें पैसा का लेन देन नहीं होता है, साधन के बदले अंतिम वस्तुएं सेवाएं परिवार क्षेत्र को मिल गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में मुद्रा का लेन देन होगा। ठीक है, जैसे परिवार दिया था फर्म को साधन, तो फर्म देगा साधन का भुगतान। जैसे हम लोग लेबर लिए थे, हम लोग लेबर दिए थे,
तो लेबर के बदले मिलेगा मजदूरी, पूंजी दिए थे तो ब्याज मिलेगा, जमीन दिए थे तो उसका दाम यानी लगान मिलेगा, कच्चा माल दिए थे तो उसका दाम मिलेगा। इस तरह से उसको बोलेंगे साधन भुगतान। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, बाजार में अंतिम वस्तुएं सेवाएं जो फर्म द्वारा उत्पादन किया गया है वो आता है, हम लोग खरीदते हैं और उसको उपभोग करते हैं, पैसा व्यय करते हैं। तो हम लोग अंतिम वस्तुएं सेवाएं फर्म क्षेत्र से खरीदते हैं और पैसा व्यय करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करते हैं और पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, मौद्रिक प्रवाह में फर्म यानी उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर साधन भुगतान प्रवाहित होती है। जो साधन परिवार से फर्म लिया था उसके बदले पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा पैसा, जबकि परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर उपभोग व्यय प्रभावित होती है। यानी हम लोग जो अंतिम वस्तु सेवाएं बाजार से खरीदे तो पैसा उसमें व्यय करेंगे, वस्तुओं सेवाओं को उपभोग करेंगे तो पैसा खर्च करेंगे। इस तरह से मौद्रिक प्रवाह में मनी का फ्लो होगा दोनों तरफ से। ठीक है, हमको मिलेगा साधन का भुगतान फर्म क्षेत्र से और हम उसका वस्तु खरीदेंगे, पैसा व्यय करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल 5 नंबर है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है? बोलिए, देश में राष्ट्रीय आय का लेखांकन, राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा क्यों किया जाता है, उसका क्या उपयोग है, उसका क्या महत्व है? देश में राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन क्यों किया जाता है, राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा क्यों करते हैं, क्या महत्व है, क्या उपयोग है? राष्ट्रीय लेखांकन के निम्नलिखित उपयोग या महत्व है। पहला, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था में लोगों की आय, रोजगार एवं उत्पादन स्तर की जानकारी प्राप्त होती है कि लोगों का आय क्या है, कितना आय है, कहाँ से आय प्राप्त करता है, रोजगार क्या है, रोजगार स्तर क्या है, उत्पादन स्तर क्या है, इस तरह जानकारी प्राप्त मिलेगा। आगे चलिए, पॉइंट नंबर 2, इसके द्वारा देश की कुल आय एवं व्यक्तिगत आय का अनुमान लगाया जाता है। देश का टोटल इनकम क्या है, देश में लोगों का पर्सनल इनकम क्या है, यानी एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय क्या है, देश का कुल आय क्या है। आगे बढ़िए, 3 नंबर, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आय की जानकारी मिलती है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों की आय की जानकारी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि में कितना आय प्राप्त हुआ, उद्योग क्षेत्र से यानी द्वितीय क्षेत्र से कितना आय प्राप्त हुआ, तृतीय क्षेत्र से यानी सेवा क्षेत्र से कितना आय प्राप्त हुआ, विभिन्न क्षेत्रों की आय की जानकारी प्राप्त होगा। आगे है, इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के ढांचे को समझने में मदद मिलती है कि देश का अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है, कौन सा क्षेत्र आगे है, विकसित हुआ है, कौन सा क्षेत्र पीछे है, पिछड़ा है। ये जानकारी मिलेगा कि अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कहाँ डेवलप करना है, कहाँ डेवलप करने का जरूरत कम है, कहाँ ज़्यादा है, ये मालूम चलेगा। आगे, इसके द्वारा विभिन्न देशों की आय का तुलना किया जाता है। जब देश का राष्ट्रीय आय कैलकुलेशन करेंगे तो हम अलग देश का राष्ट्रीय आय से तुलना कर पाएंगे कि मेरा देश का राष्ट्रीय आय किससे कितना आगे है, किससे कितना पीछे है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल है 6 नंबर, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर बताइए। देखिए, नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में क्या अंतर है, राष्ट्रीय आय निजी आय में क्या अंतर है, समझिए। राष्ट्रीय आय, देखिए जिस तरह नाम है उस तरह आंसर होगा। राष्ट्रीय आय माने नेशनल इनकम, पूरा देश का है, और निजी आय मतलब एगो निजी क्षेत्र का है। ठीक है, प्राइवेट इनकम। पढ़िए, इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लोगों की आय शामिल होती है। किसमें, राष्ट्रीय आय में। और निजी आय में क्या होगा, इसमें केवल निजी क्षेत्र के लोगों की आय शामिल होती है। यानी प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उसका कितना इनकम होगा वो होगा निजी आय में, और राष्ट्रीय में क्या होगा, चाहे कोई लोग प्राइवेट सेक्टर में है चाहे नौकरी में है यानी सर्विस सेक्टर में है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के लोगों का आय शामिल होगा राष्ट्रीय आय में, और निजी आय में केवल निजी क्षेत्र के लोगों का आय ही शामिल होगा। आगे पढ़िए, इसमें केवल साधन आय शामिल होती है, हस्तांतरण आय नहीं। यानी राष्ट्रीय आय में केवल लोगों द्वारा किया गया काम से जो आय प्राप्त हुआ, साधन आय यानी अपना कुछ साधन दे के जो प्राप्त हुआ, हम जमीन दिए तो लागत प्राप्त हुआ, हम लेबर में काम किए तो मजदूरी मिला, हम पूंजी दिए तो ब्याज मिला। ठीक है, तो यानी साधन देने के बदले जो आय प्राप्त हुआ, कुछ सेवा प्रदान करने के बदले जो आय प्राप्त हुआ, यानी कुछ काम करके जो आय प्राप्त हुआ, साधन आय, वो शामिल होगा, हस्तांतरण आय नहीं। हस्तांतरण आय मतलब सरकार द्वारा जो गिफ्ट मिलता है, सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, महिला सम्मान पैसा मिलता है, वो शामिल राष्ट्रीय में नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को उत्पादन प्रक्रिया में बिना योगदान दिए प्राप्त होती है। ये गिफ्ट है, एक तरह से सरकार द्वारा मिला हुआ आर्थिक सहायता है। ठीक है, ये लोगों को बिना कुछ किए मिलता है, तो हस्तांतरण आय राष्ट्र में शामिल नहीं होगा, साधन आय शामिल होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इधर इसमें साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती है। देखिए,
निजी आय में क्या है, लोग काम करके प्राप्त कर रहा है साधन आय, और एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको आर्थिक सहायता, अनाज मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, किसान पैसा मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, महिला समान पैसा मिल रहा है। तो क्या बोलता है, निजी आय में साधन आय हस्तांतरण आय दोनों शामिल होगा, लेकिन राष्ट्रीय आय में केवल साधन आय शामिल होगा, हस्तांतरण आय नहीं। आगे पढ़िए। राष्ट्रीय आय हमेशा निजी आय की तुलना में अधिक होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय में निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के लोगों की आय शामिल है, तो ऑटोमेटिक राष्ट्रीय आय निजी आय की तुलना में बड़ा होगा, अधिक होगा। लेकिन निजी आय में क्या है, केवल निजी क्षेत्र के लोगों का ही शामिल है, इसलिए निजी आय हमेशा राष्ट्रीय आय की तुलना में छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर। जितना भी क्वेश्चन है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत खोज कर इसको निकाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए। चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आ चुका है। चेक एवं ओवरड्राफ्ट में अंतर, देखिए दोनों में क्या अंतर है। चेक की सुविधा न बचत एवं चालू दोनों खातों में मिलती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा केवल चालू खाते में ही मिलती है। याद रखिएगा, चेक के द्वारा केवल खाते में जमा राशि को ही निकाली जा सकती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के द्वारा खाते में जमा राशि से अधिक राशि भी निकाली जा सकती है। चेक की सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा बैंक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए ग्राहक द्वारा बैंक को कुछ शुल्क देना पड़ता है। देखिए, चेक ना एक तरह से सुविधा है पैसा निकालने का, लेकिन चेक के द्वारा हम अपना खाता में जमा राशि ही निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, और चेक का सुविधा चालू एवं बचत दोनों खातों में मिलता है, और चेक से हम अपना खाते में जमा राशि को ही निकालते हैं, इसीलिए इसके बदले बैंक को कोई शुल्क, कोई एक्स्ट्रा पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं देना पड़ता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट क्या है, बोलता है चालू खाता के ग्राहक को अपने खाता में जमा राशि से कुछ अतिरिक्त राशि भी निकालने का सुविधा बैंक द्वारा मिलता है, क्योंकि चालू खाता का ग्राहक जो होता है ना, वो बैंक का पुराना कस्टमर होता है, बैंक उसको पहचानता है, पहचान लेता है, इसीलिए वो जो व्यापारी है, वो जो व्यक्ति है, जब कभी उसको एक्स्ट्रा पैसा का जरूरत पड़ जाएगा तो अपना खाता में जमा राशि से कुछ अतिरिक्त राशि भी बैंक द्वारा निकासी कर सकता है। ये लिमिट बैंक तय करेगा कि वो कितना निकालेगा, लेकिन एक्स्ट्रा निकाल सकता है, इसलिए इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं कि इसमें जमा राशि से भी एक्स्ट्रा निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ चालू खाता का व्यक्ति ही निकालेगा, चालू खाता का ग्राहक ही निकाल पाएगा। ठीक है, जितना एक्स्ट्रा राशि निकालेगा ग्राहक, चालू खाता का कस्टमर, उस एक्स्ट्रा राशि के लिए बैंक को कुछ ब्याज देना पड़ेगा, कुछ शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आया है। केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर मतलब सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में अंतर। देखिए, व्यापारिक बैंक जो है ना, वो जनता का बैंक है, जो व्यापार करता है, जनता से धन जमा लेता है तो ब्याज कम देता है, लेकिन जनता जब उससे ऋण लेता है तो उससे ब्याज अधिक लेता है। ये एक व्यापारी की तरह है, लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। लेकिन केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक माने क्या, पूरा देश में बैंकिंग प्रणाली को चलाने वाला बैंक। केंद्रीय बैंक मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार का जो खाता होता है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। जैसे जनता खाता व्यापारिक बैंक के पास, उस तरह सरकार का खाता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का खाता केंद्रीय बैंक के पास। कितना पैसा कहाँ से आया वहीं जमा होगा, कहाँ कितना खर्चा करना है, विभिन्न योजनाओं में, कार्यक्रमों में खर्चा वहीं से होगा। यानी सरकार का लेन देन का हिसाब किताब केंद्रीय बैंक रखता है और जनता का लेन देन का हिसाब किताब व्यापारिक बैंक रखता है। ठीक है, पढ़िए। पहला अंतर, यह देश का सर्वोच्च बैंक होता है, यानी देश का सबसे ऊंचा बैंक, सबसे प्रधान बैंक, सर्वोच्च बैंक, जो सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों का नियंत्रण करती है। ठीक है, यानी व्यापारिक बैंक के कार्यों को कंट्रोल करता है। इधर पढ़िए, व्यापारिक बैंक यह केंद्र बैंक का एक छोटा सा अंग होता है जो केंद्र बैंक के अधीन कार्य करती है। यानी व्यापारिक बैंक जो केंद्र बैंक का एक छोटा सा पार्ट है, व्यापारिक बैंक जो है ना, वो केंद्र बैंक का एक छोटा सा अंग है, छोटा सा पार्ट है, जो केंद्र बैंक यानी सेंट्रल बैंक के अधीन कार्य करती है, यानी उसी के रूल रेगुलेशन के अंदर कार्य करता है। आगे पढ़िए, 2 नंबर अंतर,
इसका मुख्य उद्देश्य देश में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को संचालित करना होता है। किसका? केंद्र बैंक का, सेंट्रल बैंक का। व्यापारिक बैंक में देखिए इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है, यानी जनता से ना व्यवसाय करता है ये। आगे पढ़िए 3 नंबर, यह बैंकों का बैंक होता है, केंद्र बैंक। इधर देखिए यह जनता का बैंक होता है, व्यापारिक बैंक। आगे है, इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है, किसको? केंद्र बैंक को। इधर देखिए इसे मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यापारिक बैंक मुद्रा लेन देन करेगा, जारी नहीं, लेकिन केंद्र बैंक मुद्रा जारी कर सकता है, नोट छाप सकता है। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट है 5 नंबर, सामान्यतः प्रत्येक देश में एक एक केंद्र बैंक होते हैं, ठीक है। सिर्फ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, जहाँ पर 12 केंद्र बैंक है, बाकी सभी देशों में एक एक केंद्र बैंक होते हैं। लेकिन प्रत्येक देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं। जनता का बैंक अनेक है, व्यापारिक बैंक अनेक है, लेकिन केंद्र बैंक सामान्यतः प्रत्येक देश में एक एक होता है। आगे पढ़िए, यह साख नियंत्रण का कार्य करती है। साख नियंत्रण मतलब ऋण का कंट्रोल। देखिए अर्थव्यवस्था में कितना ऋण बाहर निकलेगा, कितना मुद्रा की पूर्ति होगा, ये कंट्रोल केंद्र बैंक, सेंट्रल बैंक करेगा। तो साख नियंत्रण का कार्य सेंट्रल बैंक, केंद्र बैंक करेगा, लेकिन साख सृजन, साख निर्माण का कार्य व्यापारिक बैंक करेगा। साख में ऋण होता है, तो किस ग्राहक को कितना ऋण देना है, किसको ऋण देना है, ये व्यापारिक बैंक तय करेगा। तो साख सृजन, साख निर्माण व्यापारिक बैंक करेगा, लेकिन साख नियंत्रण केंद्र बैंक करेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। केंद्र बैंक जो है ना, वो सरकार का बैंक है, सरकार का एजेंट है, सरकार का सलाहकार है, लेकिन व्यापारिक बैंक जो है यह जनता के बैंकर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यही अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है? मनी सप्लाई क्या है? देखिए मुद्रा की पूर्ति का संबंध जो है ना, मुद्रा का स्टॉक से होता है। स्टॉक का जितना भाग देश में चलेगा, चलन में रहेगा, वही मुद्रा का सप्लाई होगा, मुद्रा की पूर्ति होगा, बाकी स्टॉक होगा। पूर्ति का संबंध, सप्लाई का संबंध स्टॉक से होता है। कितना धन जमा है, उसमें से जो धन अर्थव्यवस्था में चलेगा, दौड़ेगा, उसी को बोलेंगे मनी सप्लाई, जो चलन में रहेगा, ठीक है। पढ़िए, एक देश में मुद्रा पूर्ति का संबंध चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक से होता है। यानी कितना मनी सप्लाई होगा डिपेंड करता है कितना मनी स्टॉक में है। यानी मुद्रा पूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को शामिल करती है जो जनता द्वारा खर्च करने के लिए तैयार होती है। हम लोग जो पैसा पॉकेट में लेके चलते हैं, खर्च करने के लिए तैयार रखते हैं, वही मनी सप्लाई होता है। बाकी जो बक्सा में है वह स्टॉक है, जो और कहीं लगा दिए धन को, कोई चीज़ में लगा दिए, वो स्टॉक में है। जो मनी हम खर्चा करने के लिए तैयार रखते हैं, लेके चलते हैं अपने साथ, उसको बोलेंगे मनी सप्लाई। आगे पढ़िए, केंद्र सरकार, केंद्र बैंक एवं व्यापारिक बैंक के पास रखे गए नगद कोष मुद्रा पूर्ति के अंग नहीं होते, क्योंकि यह देश में चलन के रूप में नहीं होते। देखिए एक देश में ना मुद्रा पूर्ति करता है 3 लोग, एगो केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री पीएम, दूसरा केंद्र बैंक यानी आरबीआई, तीसरा व्यापारिक बैंक यानी एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, ये सब। लेकिन इसके पास रखे गए नगद कोष यानी जो पैसा कैश रूप में कहीं पर इकट्ठा रख लिया गया है, जमा रख लिया गया है, वह मुद्रा पूर्ति का अंग नहीं होता है, क्योंकि यह देश में चलन के रूप में नहीं होता है, ठीक है। आगे पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल 10 नंबर है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित करें, इनमें क्या संबंध है, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, बताना है। देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी शॉर्ट में एपीसी, क्या है? तो कुल उपभोग यानी कंज्यूमशन सी तथा कुल आय यानी वाई के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब एपीसी बराबर सी बटा वाई, याद रखिएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी क्या होता है? कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, यानी एपीसी बराबर सी बटा वाई होता है। इसी तरह होता है औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एपीएस कहते हैं शॉर्ट में। क्या होता है? कुल बचत यानी सेविंग तथा कुल वाई यानी वाई के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। कुल बचत तथा कुल आय का अनुपात कर देंगे तो औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस निकल जाएगा, यानी एपीएस बराबर होगा एस बटा वाई, ठीक है। दोनों का परिभाषा हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब बताना है दोनों में संबंध यानी रिलेशन। देखिए आगे देखिए,
आगे है संबंध, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है, अर्थात एपीसी जोड़ एपीएस बराबर 1। ठीक है, याद रखिएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का जो जोड़ होता है वह 1 के बराबर होता है सदैव, एपीसी जोड़ एपीएस बराबर 1। अब कैसे होता है जानिए, प्रमाण यानी प्रूफ। हम जानते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, यानी मनुष्य रोजगार करके जो आय प्राप्त करता है ना, उसमें से कुछ वस्तुओं सेवाओं के उपभोग पर खर्च हो जाता है और कुछ पैसा बचता है जिसको बचत कहते हैं। यानी आय बराबर उपभोग प्लस बचत होगा, कुछ खाने पीने वस्तुओं पर खर्च करते हैं उपभोग करने में और कुछ बचत करते हैं बचाते हैं। आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है, यानी वाई बराबर सी प्लस एस। आय का सिंबल वाई, उपभोग का कंजम्पशन सी और बचत का सेविंग एस। ठीक है, वाई बराबर सी प्लस एस। अब क्या करेंगे, हमको एपीसी और एपीएस लाना है, तो कैसे आएगा? अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि एपीसी में होता है सी बटा वाई और एपीएस में होता है एस बटा वाई। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वाई से भाग देने पर क्या हो जाएगा, वाई बटा वाई बराबर सी बटा वाई जोड़ एस बटा वाई। बोलिए, वाई बटा वाई क्या होता है 1 और सी बटा वाई एपीसी और एस बटा वाई एपीएस। हो गया प्रूफ, एपीसी जोड़ एपीएस बराबर 1। ठीक है, बहुत ईजी है, बढ़िया से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर, प्रेरित निवेश एवं स्वतंत्र निवेश में अंतर बताइए। क्या बोला, प्रेरित निवेश एवं स्वतंत्र निवेश में अंतर बताइए। देखिए, प्रेरित निवेश जो सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित किया जाता है कि निजी कंपनी, निजी पूंजीपति आप लोग निवेश कीजिए, तो जो निजी पूंजीपति, निजी व्यक्ति निवेश करता है उसको बोलेंगे प्रेरित निवेश। इसका नाम प्रेरित निवेश इसलिए पड़ा क्योंकि सरकार द्वारा निजी कंपनियों, निजी व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है, बोला जाता है कि आप लोग निवेश कीजिए, इससे आप लोग को भी फायदा होगा और देश में आय रोजगार में वृद्धि होगा, सरकार को टैक्स प्राप्त होगा, लोगों को आय रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है, और स्वतंत्र निवेश सरकार द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, पढ़िए, पहला पॉइंट है प्रेरित निवेश अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा की जाती है, निजी कंपनियों द्वारा, निजी व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, स्वतंत्र निवेश अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। देखिए, निजी व्यक्ति जब निवेश करेगा, निजी कंपनी, तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्निंग करना, अधिकतम लाभ कमाना। लेकिन स्वतंत्र निवेश में क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण करना एवं लोगों को रोजगार देना होता है। देखिए, स्वतंत्र निवेश सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में करता है। अब जब सरकार निवेश करेगा, सरकार पैसा लगाएगा, तो लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा, समाज कल्याण करना, जन कल्याण करना, देश का विकास करना, लोगों को रोजगार से जोड़ना, ये मुख्य उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़िए, प्रेरित निवेश आय स्तर पर निर्भर करती है, जो आय स्तर के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, प्रेरित निवेश जो है वो निजी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, निजी कंपनियों द्वारा, जो आय स्तर पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आय स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी, निजी व्यक्ति निवेश अधिक करना चाहेगा। ठीक है, इधर पढ़िए, स्वतंत्र निवेश आय स्तर पर निर्भर नहीं करती है, जो आय स्तरों में होने वाली परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती है। इसका मतलब सरकार जब सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश करता है तो उसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, तो आय कम प्राप्त हो चाहे आय अधिक प्राप्त हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आय स्तर पर निर्भर नहीं करेगा और आय स्तरों में होने वाली परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि आय ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे, आय कम आ रहा है तो कम करेंगे, कोई मतलब नहीं है। आय स्तर पर डिपेंड नहीं करेगा सार्वजनिक निवेश, सरकार का निवेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है 12, बचत एवं निवेश में एकरूपता पाई जाती है, इस कथन की व्याख्या करें। जैक 2018 और 2020 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है बचत एवं निवेश में एकरूपता पाई जाती है, इस कथन की व्याख्या करें। इसका मतलब बचत और निवेश दोनों एक बराबर होता है, बचत और निवेश में एकरूपता पाई जाती है, इसका मीनिंग हुआ कि बचत और निवेश दोनों एक बराबर होता है। इस कथन का व्याख्या करना है। पढ़िए, अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा अपनी रोजगार से प्राप्त मुद्रा राशि को आय कहा जाता है। लोग जो काम करके, रोजगार करके मुद्रा राशि प्राप्त करता है उसको आय कहा जाता है। आय का वह भाग जो लोगों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग व्यय कहते हैं।
और जो खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। देखिए, आदमी जो रोजगार करके मुद्रा प्राप्त करता है उसको आय कहते हैं, लेकिन आय का कुछ भाग वस्तुओं सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है जिसको उपभोग व्यय कहते हैं, और कुछ बचा लिया जाता है, खर्च नहीं किया जाता है, उसको बचत कहते हैं। यही बचत राशि बाद में लोगों द्वारा विभिन्न कार्यों में निवेश किया जाता है। यानी बचत राशि को ही जो लोग बचा बचा कर रखता है, बाद में आदमी उसको कोई काम में लगाता है, जिसको निवेश कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था में आय रोजगार के संतुलन स्थिति में, अर्थव्यवस्था में जब आय रोजगार का संतुलन स्थिति होता है ना, तब देश का सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होता है। यानी देश का कुल मांग, कुल खरीदारी, देश का कुल बिक्री यानी कुल पूर्ति के बराबर होती है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। सामूहिक मांग में क्या होता है? C+I, यानी उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, C+I। और सामूहिक पूर्ति में होता है C+S, यानी उपभोग प्लस बचत। तो C क्या होता है? कट जाता है तो बचता है I बराबर S, यानी निवेश बराबर बचत। इस प्रकार बचत एवं निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों में एकरूपता पाई जाती है। बात समझे? रोजगार करके आय प्राप्त होगा, उसमें से कुछ उपभोग व्यय हो गया, कुछ पैसा बचा, वही बचत राशि को निवेश करते हैं अलग कार्यों में, तो बचत ही निवेश होता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 पढ़िए। 13 है, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। क्या बोला? राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार दिया है, बहुत बार आया है। ठीक है। राजस्व व्यय यानी सरकार द्वारा किया गया पैसा के रूप में व्यय। ठीक है। राजस्व व्यय मतलब होता है सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार के दायित्व में कोई कमी होती है और ना ही सरकार की कोई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, राजस्व व्यय कहलाता है। उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना इत्यादि योजनाओं पर किया गया खर्च। अब बात समझिए, सरकार जो छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना में पैसा खर्च करती है, क्या इससे सरकार का कोई संपत्ति बनता है? कोई नया परिसंपत्ति का निर्माण होता है? नहीं। अच्छा, दायित्व में कोई कमी होता है कि एक बार दे दिए और नहीं देना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होता है, बार बार देना पड़ता है। छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान पैसा बार बार सरकार दे रहा है, तो दायित्व में कोई कमी नहीं हो रहा है और ना कोई परिसंपत्ति बन रहा है। इसीलिए ये सब चीज देश के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। ना सरकार का कोई संपत्ति बन रहा है, लाभ हो रहा है, ना उसका दायित्व घट रहा है कि एक बार दे दिए तो और देना नहीं पड़ेगा। दायित्व भी कम नहीं हो रहा है और संपत्ति भी नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। यानी ये पैसा ग्रुप में व्यय है, पहले ही बोल दिए ये पैसा ग्रुप में खर्च है। आगे पढ़िएगा पूंजीगत व्यय। देखिए पूंजीगत व्यय क्या है? बोलता है सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप सरकार के दायित्व में कमी भी होती है और सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। इससे क्या होगा कि सरकार का दायित्व में कमी भी होगा और परिसंपत्ति का निर्माण भी होगा, उसको बोलेंगे पूंजीगत व्यय। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए सड़क, पुल, बांध, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि के निर्माण पर किया गया खर्च। लोग द्वारा बार बार नोटिस भेजा जा रहा था कि पुल बनाइए, सड़क बनाइए, स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए। सरकार दिया पुल बना के, सड़क बना के, तो सरकार का दायित्व में कमी आ गया। ये दायित्व था कि बनाना है, बना दिया सरकार, तो दायित्व में कमी आ गया और सरकार का नया परिसंपत्ति का निर्माण हो गया। सरकार को इससे टैक्स मिलेगा, आय प्राप्त होगा। ठीक है। सड़क, पुल, बांध, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि के निर्माण पर किया गया खर्च, ये सब करने से क्या होगा? परिसंपत्ति बनेगा भी और दायित्व में कमी भी होगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है 14 नंबर, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एकदम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए। डायरेक्ट टैक्स एवं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? देखिए, प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट टैक्स बोलता है वह टैक्स जो जिस पे लगता है वही चुकाता है, जो दूसरों पे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यानी इसमें कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, मतलब जिस पे टैक्स लगता है वही टैक्स का पेमेंट करता है। बोलिए, आपका इनकम पे टैक्स लग गया, कौन चुकाएगा? आपको चुकाना पड़ेगा। आपका संपत्ति पर टैक्स लग गया तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि आप उपहार दे रहे हैं। तो आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, ये सब प्रत्यक्ष कर है।
यानी यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इसका भुगतान करता है। यानी वह कर जिसमें काराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण के लिए आयकर, इनकम टैक्स, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर आदि। ठीक है, काराघात करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा। काराघात मतलब जिस पे टैक्स लगा, जिस पे टैक्स का आघात लगा। कारापात जो टैक्स का पेमेंट करेगा, दोनों एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिस पे लगेगा वह न चुकाकर दूसरे पे टाल देगा, दूसरे पे ढकेल देगा, दूसरे पे ट्रांसफर कर देगा। जैसे वस्तु सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर। सरकार कंपनी पे उत्पाद कर लगाया और कंपनी विक्रेता पे थोप दिया, विक्रेता हम पे थोप दिया। ठीक है, वस्तु सेवा कर जो होता है, बिक्री कर जो होता है, हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं मार्केट में, तो हम कोई वस्तु खरीदें तो उस पर टैक्स लगा। अब हम उस वस्तु किसी को बेच दिए तो अब वो टैक्स देगा। यानी वह टैक्स जिसको हम टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मेरा मन का बात है, वो हम पे डिपेंड है कि उस वस्तु का हम यूज करें कि ना करें। यदि यूज करेंगे तो टैक्स देंगे, लेकिन यदि यूज नहीं करेंगे तो दूसरों को बेच देंगे, वो टैक्स देगा। कंपनी पे टैक्स लगा, कंपनी ठेल दिया दुकानदार पे, दुकानदार ठेल दिया हम पे, हम ठेल देंगे तुम पे। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। यह वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित यानी ट्रांसफर कर देता है। यानी वह कर जिसमें कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सब होगा। आगे पढ़िए। अगला सवाल 15 नंबर है, स्थिर एवं लयशील विनिमय दर में क्या अंतर है। ठीक है, स्थिर एवं लयशील विनिमय दर में क्या अंतर है। देखिए, एक देश विश्व के दूसरे देश के साथ वस्तु सेवा का लेन देन करता है, आयात निर्यात करता है, तो इसके बदले मुद्रा का भी लेन देन होता है। तो कुछ लेन देन व्यापारी व्यक्ति करता है, कुछ लेन देन सरकार करता है। जो लेन देन दूसरा देश का सरकार के साथ सरकार करेगा तो उसको बोलेंगे स्थिर विनिमय दर, वो रेट फिक्स रहेगा। लेकिन जो लेन देन वहाँ का व्यापारी के साथ यहाँ का व्यापारी करेगा, व्यक्ति करेगा, तो उसका रेट अप डाउन होते रहेगा। वो मांग पूर्ति भी डिपेंड है, उसका रेट कम बेसी होगा। पढ़िए। स्थिर विनिमय दर, इसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। लयशील विनिमय दर, इसका निर्धारण विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है। जो लेन देन सरकार कर रहा है वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो लेन देन व्यापारी व्यक्ति कर रहा है वो अप डाउन करेगा। वो मांग पूर्ति पर डिपेंड करता है, कितना मांग कितना पूर्ति है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पॉइंट है, इसके निर्धारण में सरकार एवं केंद्र बैंक का हस्तक्षेप होता है। स्थिर विनिमय दर स्थिर रहेगा जिसका निर्धारण में सरकार और केंद्र बैंक का हस्तक्षेप होगा, उसका हाथ होगा। इधर देखिए दाएं, इसके निर्धारण में सरकार एवं केंद्र बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये व्यापारियों व्यक्तियों द्वारा किया गया लेन देन है। ठीक है, आगे पढ़िए। इसमें सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। अब सरकार लेन देन फिक्स करता है, एक फिक्स टाइम में करता है, तो उसका रेट फिक्स रहेगा। इसमें सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। और इधर इसमें सदैव परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि इसमें सदैव मांग पूर्ति, आयात निर्यात कम बेसी होते रहता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का मांग पूर्ति अप डाउन करेगा तो लयशील विनिमय दर भी अप डाउन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, स्थिर विनिमय दर सरकार तय करेगा और लयशील विनिमय दर, लयशील को परिवर्तनशील या तैरती विनिमय दर भी कहते हैं। लयशील यानी परिवर्तनशील यानी तैरती, अप डाउन करेगा, वो मांग पूर्ति पर डिपेंड है। ठीक है, आगे चलिए। अगला पॉइंट है, अगला सवाल है 16 नंबर। सवाल नंबर 16 पढ़िए। बजटीय घाटा एवं व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। देखिए, बजटीय घाटा एवं व्यापार घाटा को परिभाषित करना है। बजटीय घाटा मतलब सरकार का बजट में घाटा हुआ, तो सरकार का बजट में घाटा कब होता है? सरकार बजट बनाती है जिसमें आय व्यय का कैलकुलेशन होता है। यदि सरकार का बजट व्यय उसके बजट आय से अधिक हो गया, यानी बजट आय कम हुआ और बजट व्यय बेसी हो गया, तो सरकार को घाटा हो गया, तो बोलेंगे बजटीय घाटा। और व्यापार घाटा मतलब होता है कि एक देश का व्यापार में घाटा हुआ, तो एक देश विदेश के साथ लेन देन कर रहा है, यदि देश निर्यात कम कर पाया तो आय कम प्राप्त हुआ, और आयात बेसी कर लिया तो व्यय अधिक हो गया, तो बोलेंगे व्यापार घाटा। पढ़िए। जब सरकार का कुल बजट व्यय उसके कुल बजट आय से अधिक होता है तो उस स्थिति को बजट घाटा कहते हैं। यानी बजट व्यय अधिक हो गया और बजट आय कम हुआ, तो सरकार को बजट में घाटा हो गया। आगे पढ़िए। और जब एक देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उस स्थिति को व्यापार घाटा कहते हैं। जब एक देश में आयात अधिक हो जाएगा, निर्यात कम होगा,
निर्यात से अधिक आयात हो जाएगा तो बोलेंगे व्यापार में घाटा हो गया। आगे पढ़िए सवाल नंबर 17 पढ़िए, 17 पढ़िए 17। व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर बताइए। देखिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर बताइए। एक देश विदेश के साथ जो व्यापार करता है ना, वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात करता है, तो वस्तुओं का जो आयात निर्यात कर रहा है उसको बोलेंगे दृश्य मदे, क्योंकि वस्तुएं जो होती है वह कोई भौतिक पदार्थ की बनी होती है। जैसे एक देश विदेश के साथ कपड़ा का हुआ, सीमेंट का हुआ, मशीन का हुआ, चाय कॉफ़ी का हुआ, कपास का हुआ, इस तरह का बहुत तरह चीज़ का लेन देन करता है, इसको बोलेंगे वस्तु भौतिक पदार्थ। एक होता है सेवा का लेन देन, जैसे विदेश का सूचना यहाँ आता है, यहाँ का सूचना विदेश जाता है। बैंकिंग, जहाज रानी यानी जहाज चलाने का काम, जहाज यानी शिपिंग के द्वारा, पानी जहाज के द्वारा वस्तु आना जाना होता है, तो जहाज चलाने का काम शिपिंग, जिसको जहाज रानी कहते हैं, वो सेवा होता है। बैंकिंग यानी बैंक के बारे में, सूचना के बारे में, संचार के बारे में, ये सेवा होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे अदृश्य मदे, क्योंकि ये कोई भौतिक पदार्थ की नहीं बनी होती है, इसको इसलिए अदृश्य मदे कहते हैं। और एक होता है पूंजीगत वस्तु का लेन देन, कोई बड़का बड़का मशीन हुआ, प्लांट हुआ, सरकार के द्वारा कोई योजना संबंधित मैंने प्लांट हुआ, मशीन हुआ, राफेल विमान जो मोदी सरकार खरीदा, इस तरह का कोई पूंजीगत सामान हुआ। तो एक देश विदेश के साथ 3 तरह का लेन देन करता है, दृश्य मदे यानी वस्तु, अदृश्य मदे यानी सेवा, और पूंजीगत अंतर माने पूंजीगत वस्तु का लेन देन, बड़ा बड़ा चीज़। ठीक है, गाड़ी घोड़ा ये सब। पढ़िए व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर बताइए। आपको क्वेश्चन देगा व्यापार शेष भुगतान शेष में अंतर, चाहे व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर, एक ही बात है। ठीक है, पढ़िए व्यापार शेष या व्यापार संतुलन, यह भुगतान शेष की तुलना में एक संकुचित अवधारणा है। यह किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात में अंतर को बताता है। इसमें केवल दृश्य मदे ही शामिल होती है, मतलब वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं का आयात निर्यात। ठीक है, अब पढ़िए भुगतान संतुलन, भुगतान शेष, यह व्यापार शेष की तुलना में एक विस्तृत अवधारणा है। यह किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को बताता है। इसमें दृश्य मदे और दृश्य मदे एवं पूंजी अंतरण, पूंजीगत वस्तु का लेन देन तीनों शामिल होती है, वस्तु, सेवा, पूंजीगत वस्तु सब। और व्यापार शेष में केवल वस्तु का लेन देन, केवल दृश्य मदे का। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे है सवाल नंबर 18 पढ़िए, 18। अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी होना, और मूल्यह्रास मूल्य में कमी होना। अवमूल्यन बोले चाहे मूल्यह्रास बोले, दोनों का मतलब है कि देश का घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी होना, देश का घरेलू मुद्रा का वैल्यू घट जाना। ठीक है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास दोनों का अर्थ घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी होना है, देश का घरेलू मुद्रा का मूल्य घट जाना, वैल्यू घट जाना, जिससे विदेशी मुद्रा महंगी हो जाती है। जब देश का घरेलू मुद्रा सस्ता हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो विदेशी मुद्रा क्या हो जाएगा, महंगी हो जाएगा। यानी हमारा देश का मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा महंगा हो जाएगा, हमारा देश का मुद्रा वैल्यू कम हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे अवमूल्यन, मूल्यह्रास। दोनों में अंतर क्या समझिए। मूल्यह्रास में घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होती है, जबकि अवमूल्यन में घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी सरकार द्वारा जानबूझ के की जाती है। देखिए जब किसी देश का सरकार द्वारा उस देश का मुद्रा का वैल्यू जानबूझकर कम किया जाएगा तो उसको बोलेंगे अवमूल्यन। ठीक है, लेकिन जब घरेलू मुद्रा यानी देश की मुद्रा का वैल्यू में कमी, देश की मुद्रा का मूल्य में कमी विदेशी मुद्रा का मांग पूर्ति के अप डाउन होने के चलते होगा, तो उसको बोलेंगे मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास में क्या होता है, देश का घरेलू मुद्रा का मूल्य में कमी होता है, मूल्य घटता है। इसका रीजन है विदेशी मुद्रा का मांग और पूर्ति में अप डाउन होना, विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। लेकिन अवमूल्यन में क्या होता है, घरेलू मुद्रा की कीमत में कमी होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे देखिए सवाल नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था एवं बंद अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए नाम से ही आंसर है, खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी, जब एक देश का विदेश के साथ संबंध होगा, विदेशी व्यापार होगा, विदेशी निवेश होगा, वस्तु सेवा का आयात निर्यात होगा, तो बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था है। बोलेगा बंद अर्थव्यवस्था तो एक देश का विदेश के साथ कोई संबंध नहीं है, आर्थिक व्यापार नहीं है, विदेशी निवेश नहीं है, विदेशी व्यापार नहीं है, वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात नहीं है। पढ़िए खुली अर्थव्यवस्था
इसमें एक देश का विदेशों के साथ आर्थिक संबंध पाया जाता है। इसमें विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार पाया जाता है। इसमें एक देश का विदेश के साथ वस्तुएं एवं सेवाओं का आयात निर्यात होता है। अब पढ़िए बंद अर्थव्यवस्था। इसमें एक देश का विदेशों के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं पाया जाता है, मतलब कोई रोजगार व्यापार का संबंध नहीं है। इसमें विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार नहीं होता है। इसमें एक देश का विदेशों के साथ वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात भी नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। अंतिम क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 पढ़िए 20। अंतिम सवाल है, एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 500 करोड़ है तथा ब्याज का भुगतान 200 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना है? सवाल क्या बोला? एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डिफिसिट 500 करोड़ है और ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट का पेमेंट 200 करोड़ है। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट कितना होगा? देखिए फॉर्मूला होता है, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। चूंकि यहाँ पर राजकोषीय घाटा निकलना है तो हो जाएगा राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज का भुगतान। प्राथमिक घाटा 500 है और ब्याज का भुगतान 200 है। 500 प्लस 200 हो जाएगा 700 करोड़। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझिए। प्राथमिक घाटा 500 करोड़ और ब्याज भुगतान 200 करोड़। राजकोषीय घाटा निकालना है। सूत्र होता है प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। तो बोलिए राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा? यानी प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान मिल जाएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस 200 यानी हो जाएगा 700 करोड़। ठीक है, चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।